Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to IQRA IAS Current Affairs channel. और हम नए साल में इंटर हो चुके हैं एंड आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। 2022 आ चुका है एंड वेरी हैप्पी बिलेटेड न्यू ईयर एंड आई होप दैट आप एक अच्छा सा रेजोल्यूशन ले चुके हैं। और मैं बोला था आपको कौन सा रेजोल्यूशन लेना चाहिए, सो यू मिड हैव टेकन राइट। सो यूपीएससी क्रैक करने का रेजोल्यूशन लेना चाहिए। सो ये रेजोल्यूशन कड़क और तगड़ा होना चाहिए और डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन, आपका फोकस एग्ज़ाम से नहीं हटना चाहिए। ओके, एंड डोंट फॉल इनटू द डिस्ट्रैक्शन, ये आपको हमेशा याद रखना है। ओके, और आपकी प्रिपरेशन बहुत सिंसियरिटी से, डिसिप्लिन से करिए आप ये साल। ओके, और डोंट एवर थिंक दैट कि कोई चीज़ नॉन डूएबल है, नहीं हो सकता। ऐसा कुछ होता नहीं है दुनिया में जो नहीं हो सकता। लोग चांद पे चले गए, अब मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। तो आपकी मेहनत से, आपके डेडिकेशन से, आपकी सिंसियरिटी से आप डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ डूएबल। बहुत लोग विदाउट रिसोर्सेज के साथ भी करते हैं। ओके, तो अपने पास रिसोर्सेज भी हैं। ओके, सो इट इज़ वेरी वेरी ईजी टू गेट थ्रू दिस। द ओनली थिंग दैट यू रिक्वायर इज ए प्रॉपर डेडिकेशन एंड ए कंसिस्टेंसी। तो ये चीज़ों पे ध्यान दीजिए आप, तो आपका काम हो जाएगा। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न, okay, we are also starting our new year with a religious topic, I guess that is we are going to discuss about बोलते हैं ना वो शुभ शुभ करने का है आज का। सो आपका अपना टॉपिक है कोनार्क और सन टेम्पल। उसके बाद में हम पढ़ेंगे जीडीपी का थोड़ा बहुत एस्टिमेट्स है। सो वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट देम, ठीक है, फाइन। बेसिकली ये आर्टिकल है जनवरी 2022, कल का आर्टिकल है। ओके, शिफ्टिंग सैंड्स क्रीपिंग शैडोज ऑन सन टेम्पल। क्रीपिंग शैडोज का मतलब है कोनार्क टेम्पल, जो सन टेम्पल वो ख़राब होते जा रहा है, वो डैमेज बहुत रैपिड फेस से हो रहा है। तो वो इतना चमकने वाला जो टेम्पल था अभी वो डिम हो रहा है, उसके ऊपर शैडो डिम होते जा रहा है, मीन्स वो ख़राब होते जा रहा है, वो व्हाट आई से डैमेज होते जा रहा है। सो क्रीपिंग शैडो है। सो लेट अस सी दैट क्या हो रहा है वो टेम्पल के साथ और क्या कर रहे हैं हम विद दैट पर्टिकुलर टेम्पल। अलॉन्ग विद दैट यूपीएससी रिलेटेड उसके हम एमसीक्यूज कहाँ से बन सकते हैं वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। सन टेम्पल ऑफ कोनार्क इज अबाउट 750 ईयर्स अगो। 750 साल पहले बना था। 120 साल की इसकी कंजर्वेशन हिस्ट्री थी। ओके, और ये जो टेम्पल है, अगर उड़ीसा में आप कौन सा भी टेम्पल रिलीजियस स्ट्रक्चर को पिकअप कर लो, कौन सा भी टेम्पल रिलीजियस स्ट्रक्चर को पिकअप कर लो, और ये कोनार्क और सन टेम्पल इज द बेस्ट आर्किटेक्चर ऑफ उड़ीसा। इसमें जो बारीकी से बना है, जो तरीके से, जो एक्सपर्टीज से बना है ये, जो कि द वे इट वाज बिल्ड, okay, the design of it, the whatever the pattern of what making this particular temple, it represent the best in उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे बेहतरीन अगर कुछ टेम्पल आर्किटेक्चर है तो बेस्ट ऑफ बेस्ट यू कैन काउंट द सन टेम्पल ऑफ कोनार्क, ठीक है। आज भी ये इतना खराब हुआ है, इवन इट इज इन प्रेजेंट डिस्पेयर। इट इज द मोस्ट स्टनिंग एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस आर्ट, ओके, ऑफ प्रेजेंट डे सर्वाइविंग। एंड इतना खराब होने के बाद में, इतना डैमेज होने के बाद में, स्टिल इट हैज़ बीन मोस्ट व्यूड। जब भी लोग आते हैं इंडिया से रहो, इंटरनल टूरिस्ट रहो, ओके, या एक्सटर्नल टूरिस्ट रहो, दे विल डेफिनेटली विजिट दिस पर्टिकुलर टेम्पल। तो इसकी खूबसूरती और इसका इंपॉर्टेंस अभी भी लोगों के दिल में तो है, बट ये एज फिजिकली इसकी खूबसूरती कम होते जा रही है, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, द प्रीमियर एजेंसी दैट लुक्स आफ्टर द कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन रहो, अनअर्थिंग रहो, एक्सकेवेशंस रहो, जो भी है, अपना पुराना जो भी कल्चर था, पुराना जो भी आर्किटेक्चर था, उसको बचाना, उसको प्रिजर्व करने का काम करती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये इंसिस्ट करती है कि कोनार्क इज अमंग द बेस्ट लुक्ड आफ्टर मॉन्यूमेंट्स। हाउएवर इसकी कंजर्वेशन हिस्ट्री उतनी खास नहीं थी। क्यों इतनी खास नहीं थी? क्योंकि इसके ऊपर जो भी कमिटीज आए थे कि ऐसा करे तो अच्छा रहता, ऐसा करना चाहिए, ये टेम्पल के लिए आगे जाके अच्छा रहेगा, तो उन्हें बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए थे टू प्रोटेक्ट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। बट क्या हुआ था, इनके रिकमेंडेशंस कभी सुने गए बाय द गवर्नमेंट, कभी नहीं सुने गए। उसके वजह से क्या हुआ, ये जो टेम्पल है ये फास्टर पेस पे डिके होना शुरू हो गया आज की तारीख में। ओके, सो दैट इज ऑल्सो ए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर दैट यू हैव टू लर्न। ओके, जब आप बनते हैं, व्हेन यू बिकम आईएएस एंड ऑल, सो व्हेन यू आर पार्ट ऑफ सच कमिटीज, अगर आपके एरिया में कुछ टेम्पल आर्किटेक्चर है तो आपको ही बुलाएंगे डेफिनेटली। तो आप वहाँ पे ये सब नॉलेज वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, राइट। अगर कोई रिकमेंडेशंस दे रहा है, अगर आप रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं एक्सपर्ट, सो क्या हो सकता है मॉन्यूमेंट को? दीज आर नथिंग बट केस स्टडीज़ के जैसा भी ले सकते हैं आप। सो आपका काम क्या है,
तो वेन एवर दी एक्सपर्ट गिव्स रिकमेंडेशंस आप एटलीस्ट स्लोली इंप्लीमेंट करते जाइए, सो दैट वो जो इंडिया का हेरिटेज है, इंडिया का जो प्राउड, इंडिया का जो चीज उसमें छुपी हुई है फ्रॉम द ईयर्स एंड सेंचुरीज, दैट आप उसको प्रिजर्व करते जा रहे हैं, ठीक है। द टेम्पल इज डिकेइंग विद टाइम, टाइम से वो आगे जैसा बढ़ते जा रहा है टाइम, वो टेम्पल और ख़राब होते जा रही है बिकॉज ऑफ स्टोन एरोजन। उसका स्टोन एरोड हो रहा है, स्टोन थोड़ा थोड़ा, इतना स्टोन है थोड़ा थोड़ा निकलते जा रहा है, एंड वेदरिंग ज़्यादा हो रही है। वेदरिंग मीन्स ओके, स्टोन अगर जो भी इरोजन अगर मास स्केल में होगा, इरोजन अगर फास्टर पेस में होगा, वी कॉल इट एज वेदरिंग, वी कॉल इट एज वेदरिंग। स्टोन एरोजन ये इंट्रिंसिक वे, ये इंट्रिंसिक में जो कि उसके स्टोन्स जो है ना वो अंदर से ही थोड़ा बहुत इरोड हो रहे हैं, जाते जा रहे हैं, ओके। और वेदरिंग इज नथिंग बट ये बहुत मास स्केल में ये जो स्टोन है वो लूज हो रहा है। वही बिकॉज सॉफ्ट स्टोन है, ये टेम्पल जो बना है वो सॉफ्ट स्टोन से बना है, ओके, नरम, द स्टोन इज व्हाट, नरम है, सो दैट आप दबाओ या आप थोड़ा बहुत ढक लो या आप थोड़ा बहुत ऐसा रब करो तो ये निकलते जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सॉफ्ट स्टोन। तो आप याद रखिए कि अगर प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो इट विल कम okay, konark or some temple or the sun temple has been built with a hard stone, like that it will come. No, it is not built with hard stone, it is built with soft stone. Salt action, salt action, ओके। और एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए, यहाँ पे कोनार्क टेम्पल का लोकेशन देखिए आप, कोनार्क टेम्पल, कोनार्क टेम्पल का लोकेशन देखिए आप, दिस इज कोस्टल में है। यहाँ पे भी एक जगमोहन टेम्पल पुरी में है, यहाँ पे भी और एक टेम्पल है भुवनेश्वर में। तो आपको अगर ये तीनों को आप लिंक करें तो आपको मिलेगी एक ट्रायंगल, आपको मिलेगी एक ट्रायंगल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है गोल्डन ट्रायंगल। ये मेंस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गोल्डन ट्रायंगल क्या है और वो कौन से स्ट्रक्चर्स गोल्डन ट्रायंगल में होते हैं और उनके क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, ओके, द कॉन्ट्रास्टिक फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर गोल्डन ट्रायंगल, ऐसा पूछ सकते हैं। सो गोल्डन ट्रायंगल आप देखते ही अरे ये तो कॉरिडोर होगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा, ये तो भारतमाला सागरमाला के टाइप्स होगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गोल्डन ट्रायंगल ओके उड़ीसा में ही है, और ये तीन टेम्पल एक ऐसी द वे दे आर सिचुएटेड एक्चुअली मेक्स इट ट्रायंगल। तो देखिए आप, तो ये सब चीज़ें देखो एज ए एस्पिरेंट आप अच्छे से समझने की बहुत ज़रूरत है। यूपीएससी में नहीं, कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल आपके उम्दा होने चाहिए, आपके परफेक्ट होने चाहिए, ओके। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट ही पढ़ूंगा या कुछ फैक्चुअली पढ़ूंगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको देखो गोल्डन ट्रायंगल है, फैक्ट है, आपको तीन टेम्पल है, ओके, आपको याद रखना है ये फैक्ट है, इसमें तो कॉन्सेप्ट तो नहीं है। तो अगर आप गोल्डन ट्रायंगल का फैक्चुअल डेटा याद नहीं रखेंगे तो आपको आप क्या लिखेंगे, राइट। सो रिमेंबर दिस पॉइंट हियर। और एक भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कोस्टल टेम्पल्स, ऐसा पूछ सकते हैं। तो आपका काम क्या है, इन द कमेंट सेक्शन व्हाट ऑल द टेम्पल आर्किटेक्चर्स और मॉन्यूमेंट्स दैट वी आर हैविंग एट द कोस्ट, आप नीचे पोस्ट करिए। आप पोस्ट करने से दूसरे लोगों को भी मालूम होगा, दूसरे स्टूडेंट भी जब पढ़ लेंगे, ओके। सो मेक दिस एक्सरसाइज, एक कुछ ना कुछ तो इंटरेक्शन होना अपन दोनों में दोनों में जरूरी है, ओके, बिकॉज इंडिविजुअली बोल रहा हूं तो दोनों हैं, और नहीं तो आप सब में और मेरे में भी बोल सकता हूं, राइट। तो बट मेक श्योर दैट आप लिखिए कि कोस्टल टेम्पल्स कहाँ कहाँ पे, कोस्टल मॉन्यूमेंट्स कहाँ कहाँ पे, सो दैट देयर कुड बी ए क्वेश्चन, एक न्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आ सकता है, सो दैट विल बी हेल्पफुल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब फैकल्टीज पढ़ाते हैं ना, उनके एक्सपीरियंस से आपको नए न्यू पैटर्न्स, न्यू थिंग्स मालूम होते रहते हैं। दिस इज व्हाट वी जनरली हेल्प यू टू गाइड। ये हम हमारे गाइडेंस से, हमारे पैटर्न, हमारे एक्सपीरियंस से आपको न्यू पैटर्न्स भी मिल सकते हैं और एक नया पर्सपेक्टिव मिल के आप आगे बढ़ सकते हैं, ऑलराइट, फाइन। सो सॉफ्ट स्टोन से बना था ये। और साल्ट एक्शन देखो, इसलिए बोल रहा था मैं कि ये जो है ना कोनार्क टेम्पल, ये पूरी जगमोहन टेम्पल, ये कहाँ पे है, ये कोस्टल एरिया में। और ये तो कुछ नई बात नहीं है कि यहाँ पे ईस्ट कोस्ट में साइक्लोन्स आते रहते हैं, राइट। सो साइक्लोन्स आने के वजह से ये सॉल्ट है, इसमें जो सॉल्ट है, ये वाटर में जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट यहाँ पे आके टेम्पल में यहाँ पे कंटिन्यूसली जमा होते जाता है, यहाँ पे जमा होता है, यहाँ पे जमा होता है। यू कैन सी माई निप ऑफ द पेन हियर। सो जमा होते रहता है, उससे क्या होता है मालूम, वो इट इज स्टार्टेड पुशिंग द वॉल्स ऑफ द टेम्पल, जो ऑलरेडी बिल्ड टेम्पल है वहाँ पे जमा होके अंदर जाके इट स्टार्ट व्हाट पुशिंग इट। उससे क्या होगा, वेदरिंग होना शुरू हो गया, बिकॉज एज ए सॉफ्ट स्टोन है, इजीली ढक ले जाता, ऊपर रहो या नीचे रहो, ठीक है, राइट। सो और वहां पे देखो
कोस्टल एरिया के रहने की वजह से द कंडीशंस आर ह्यूमिड, एंड ह्यूमिड कंडीशंस यू नो दैट माय गॉड दे आर वेरी वेरी गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑल्गे एंड फंगे. ओके, वो जबरदस्त ग्रो होंगे, उनके लिए तो बल्ले बल्ले टाइप ऑफ सिचुएशन है whenever they are having humidity. All of these are leading to what? Damage to the structure. Not even that, fissures भी आ गए हैं, क्रैक भी अपीयर हो गया है इन द कोनार्क और द सन टेम्पल में, एंड द स्ट्रक्चर इज लूजिंग इट्स प्रिस्टाइन ब्यूटी. जो उसकी ब्यूटी थी वो हल्लू हल्लू धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है. ओके, कंजर्वेशन हिस्ट्री इसकी सिंस सेंचुरी से है. 1900 में लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जॉन वुडबर्न, 1901 में आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर टी ब्लॉच, 1924 में अर्ल ऑफ रॉन्चे, ये तीनों बहुत काम करेंगे टू कन्वर्जेशन करने के लिए. उसके बाद में द फर्स्ट कमेटी वाज अपॉइंटेड इन द ईयर 1901, एंड दिस कमेटी वाज अपॉइंटेड अंडर बिशन स्वरूप. इनके अंडर ये कमेटी अपॉइंट करे थे कि कोनार्क टेम्पल को बचाएं कैसा. इन्होंने बहुत सारे सजेशंस दिए थे, ओके, कैसा बचाना, कैसा अपने प्रोटेक्ट करना, कैसा कंजर्व करना टेम्पल को, बट इनके पूरे रिकमेंडेशंस फॉरगॉटन, नन ऑफ देम वाज इंप्लीमेंटेड. फिर उसके बाद में 1950 में सीएम उड़ीसा सीएम हिमसेल्फ वाज ए पार्ट ऑफ द कमिटी, ओके, विश्वंत दास. तो इनके भी जो रिकमेंडेशंस है वो इंप्लीमेंट नहीं हुए थे. अगेन ही वाज आल्सो ए मेंबर ऑफ द कमिटी इन द ईयर 1954. तो 1953 तो ये टाइम पे ये बोला गया था कि चलो भाई ये कोनार्क टेम्पल को स्काफ फोल्डिंग लगाएंगे. क्या लगाएंगे? ये इनके रिकमेंडेशंस थे स्काफ फोल्डिंग के. व्हाट रिकमेंडेशंस वर देयर? स्काफ फोल्डिंग. चलो ये तो इंप्लीमेंट हुए. तो 1901 से लेके आप देख सकते हैं 1901 से लेके 1950 तक कुछ ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ है. जो भी कमिटीज़ रिकमेंड करे हैं वो कमेटी के रिकमेंडेशंस ऑलमोस्ट ऑल नेग्लेक्टेड, मीन्स अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं. इट वाज ओनली इन द ईयर 1953 सीएम रहने के वजह से समझो कि ये क्या हुआ, ये इनका स्कैप फोल्डिंग का जो सजेशन था वो इंप्लीमेंट हुआ. स्कैप फोल्डिंग का मतलब आप यहाँ पे देखिए, स्कैप फोल्डिंग का मतलब है स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत सपोर्ट देना फ्रॉम द लकड़ी है ना, ये जो वुड है ना, वुड से थोड़ा बहुत सपोर्ट देना कि नहीं गिरे जैसा. ओके, यू आर जस्ट ट्राइंग टू गिव सपोर्ट, you're just trying to give support to the structure so that it stays for a long period of time. Again in the year 1978 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड कोनार्क एक्सपर्ट कमेटी. ये क्यों बनाई गई थी? बिकॉज अंदर के 5 स्टोर गिर गए थे, कोलैप्स ऑफ द 5 स्टोन ओके ब्लॉक्स इन द टेम्पल. इसके वजह से ये एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी, और ये एक्सपर्ट कमेटी ऑल्सो रिकमेंडेड व्हाट स्कैफ फोल्डिंग लगाओ बोल के बोले थे इस तरीके का. ओके, उसके बाद में यू कैन सी ये रथ्स बोलते, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट कैरियोट्स. कैरियोट्स भी बोलते हैं क्योंकि आप देखो ये पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा टेम्पल है, तो यहाँ पे आपको व्हील दिखते हैं व्हील राइट. तो ये कैरियर टाइप्स बोलते, सॉरी फाइन. 1979 में द यूनेस्को ऑल्सो अपॉइंटेड एक्सपर्ट कमेटी. UNESCO also appointed an expert committee under the expertise of Fieldman and Beckman in 1987. तो ये दो लोग भी बहुत स्टडी करें कोनार्क टेम्पल के बारे में, इसका डिटेरियोरेशन कैसा रोकना, इसका डैमेज कैसा रोकना, और दे एडवाइज दैट भाई टेम्पल बहुत खतरे में है, इमीडिएट मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि 1984 में द कोनार्क और द सन टेम्पल हैज़ बीन इंक्लूडेड अंडर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट. वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब क्या है? ये दुनिया की एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम अपने ह्यूमैनिटी को देखते हैं, हम अपने कल्चर को देखते हैं, हम सालों साल सेंचुरी ह्यूमन बीइंग जो प्रिजर्व करके गए थे वो हम देखते हैं. इट शोज द वननेस. ये हर एक का एक हेरिटेज है, ये हर एक का एक प्राउड है बोले जैसा. वर्ल्ड हेरिटेज साइट मीन्स इट इज बिलोंग्स टू द ह्यूमैनिटी. और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट कभी भी डिक्लेयर होता है एक मॉन्यूमेंट को या आर्किटेक्चर को, इसका मतलब क्या है? ये लोग उसमें फंड्स देते हैं टू दैट पर्टिकुलर कंट्री फॉर द अपकीप ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट. वो मॉन्यूमेंट को अच्छे से रखने के लिए वो फंड्स देते हैं, और हम उस तरीके से मेजर्स लेना और लेके ये स्ट्रक्चर्स प्रोटेक्ट करना. ओके, सो एक कमेटी अपॉइंट करे थे नॉट ऑन दिस टेम्पल बट जगन मोहन टेम्पल के ऊपर 1997 में. ओके, सो प्रोफेसर इंग ग्योर्गियो कोर्की. ओके, इन्हों बहुत जगन मोहन टेम्पल, जबकि अपन अभी ट्रिनिटी में देखे, ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल में अपन देखे ना जगन मोहन टेम्पल. ओके, उड़ीसा के कोनार्क टेम्पल के नीचे है पूरी जगन मोहन टेम्पल. तो यहाँ पे एक 1997 में एक कमेटी अपॉइंट करे थे इनके चेयरमैनशिप पे, और इनका रिकमेंडेशन थे कि रिमूव सैंड. ओके, जहाँ भी सैंड छुपा हुआ है, ओके, साइक्लोन से जहाँ भी सैंड आया है, विंड से जो भी सैंड यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है ये पूरा निकालो, और एक एंडोस्कोपी करेंगे स्ट्रक्चर की, पूरी एंडोस्कोपी करेंगे स्ट्रक्चर की. ये भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है. वाई इट इज डिसइंटीग्रेटिंग सो रैपिडली?
सम स्कॉलर थिंक दैट मेन टेम्पल वॉज नेवर कंप्लीटेड। तो थोड़े स्कॉलर्स ये बोलते हैं कि जो मेन टेम्पल है, जो जो एक्चुअली जो गर्भगृह है जहाँ पे आइडल रखते हैं, वो टेम्पल पूरी कंप्लीट ही नहीं हुई थी कभी, इसलिए स्ट्रक्चर थोड़ा डगमगा रहा है हमेशा। द कोलैप्स में ऑल्सो भी ड्यू टू द बैड फाउंडेशन एंड सेटलमेंट। इसका फाउंडेशन भी ठीक तरह से नहीं रखा गया था जब ये बन रहे थे, और नेचुरल कैटास्ट्रोफ्स लाइक साइक्लोन, lightning and earthquake, these are also reasons, okay, because of this rapidly disintegration. Okay, याद रखिए, ठीक है। So little bit, let us also see about the prelims related question. It is built in 13th century. It is also called as black pagoda because ये dark color में है, डार्क कलर में, काले कलर में, इसलिए ब्लैक पगोडा बोलते हैं। इट इज जैगेंटिक कैरियट, कैरियट पे बताया ना अभी, उसके पास व्हील थे ना, ओके, ऑफ द सन गॉड विद 12 पेयर्स ऑफ एक्सिक्यूटली ऑर्नामेंटेड व्हील्स पुल्ड बाई 7 हॉर्सेस। एक्सिक्यूटली ऑर्नामेंटेड मीन्स सजाना। व्हील के ऊपर, व्हील ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे ही रख दिए, व्हील ऐसी नहीं थी, व्हील पे बहुत सारे मोटिव्स थे, व्हील से बहुत सारे पैटर्न्स और डिजाइन थे, तो एक्सिक्यूटली ऑर्नामेंटेड था। बिल्ड बाई किंग नरसिम्हा देवा वन, okay, he was a great ruler of Ganga dynasty. टेम्पल इज परफेक्ट ब्लेंड ऑफ कलिंगा आर्किटेक्चर। तो कलिंगा आर्किटेक्चर अगर आपको एग्जाम में आया तो आपको कोनार्क टेम्पल के डिटेल्स बोलना चाहिए, सो उसको आप एज ए बेस बना लो, और उसको पढ़ने के बाद में आपका प्रॉपरली कलिंगा आर्किटेक्चर, कलिंगा बिकॉज उड़ीसा का पुराना नाम था कलिंगा, सो कलिंगा आर्किटेक्चर ये कोनार्क टेम्पल से आपका एक प्रॉपर मेन्स आंसर हो जाता अगर आप प्रॉपरली पढ़ लिए तो। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1984 में द थर्ड लिंक ऑफ ओडिशाज गोल्डन टेम्पल, द थर्ड लिंक ऑफ ओडिशा गोल्डन ट्रायंगल, द फर्स्ट लिंक इज जगन्नाथ पुरी, पुरी में पहला लिंक है विच इज कॉल्ड एज व्हाइट पगोडा, एंड द सेकंड लिंक इज भुवनेश्वर यहाँ पे, ओके, थर्ड लिंक इज यहाँ पे। मास गैदरिंग फॉर एवरी ईयर, ओके, पीपल कम्स टू दिस पर्टिकुलर ब्लैक पगोडा, दैट इज कोनार्क टेम्पल में मास गैदरिंग होती है फॉर एवरी ईयर। चंद्रभागा मेला होता है, ओके, अराउंड द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। सो अगले, अब तो जनवरी 2022 है, तो नेक्स्ट मंथ यहाँ पे मास गैदरिंग होने वाली है, एंड मेला इज व्हाट, चंद्रभागा मेला। सो दिस इज ऑल अबाउट कोनार्क टेम्पल, उसकी डैमेज, उसका जो भी है रिस्क फैक्टर्स वी हैव डिस्कस, और इसके सजेशंस वे फॉरवर्ड कैसा अपन कर सकते हैं। इमीडिएट मेजर्स लेना है, ओके, एंडोस्कोपी करना है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना है, साल्ट निकालना है, सैंड निकालना है, और ह्यूमिडिटी कंडीशंस की वजह से जो भी हो रहे हैं, साइक्लोन से कैसा प्रिजर्व करना है, ये पूरे स्टेप्स गवर्नमेंट लेना है। सो विद दैट व्हाट हैपन, वी कैन प्रोटेक्ट वी कैन मेक दिस स्ट्रक्चर टू स्टैंड लाइक दैट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अभी ये तो आज का ही आर्टिकल है, जनवरी 3, 2022, रोड टू रिकवरी। ओके, यू नो दैट हम ऐसा चल रहे थे, 2020 आया, इकोनॉमी पूरी नीचे गिर गई है, ओके, हम स्लोली ऊपर जा रहे हैं, तो रोड टू रिकवरी। सो यहाँ पे जो पैंडेमिक हिट हुआ था, समझो ये मार्च 24 था, मोदी जी अनाउंस लॉकडाउन मार्च, ओके, तो ये लो यहाँ पे जो इकोनॉमी का जो भी था, इसको बोलते प्री पैंडेमिक लेवल इकोनॉमी, प्री पैंडेमिक लेवल इकोनॉमी। अब ये जो भी चल रहा है ना, ये पोस्ट पैंडेमिक है, पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमी। सो पहला क्या रहेगा, कौन सी भी गवर्नमेंट का पहला क्या एम रहेगा कि अपनी जो रिकवरी है, ये जो रिकवरी है, पहले तो ये पहले जितनी थी उतनी आए, राइट और रॉन्ग। प्री पैंडेमिक लेवल पे जितनी थी तो ऊपर ये लाइन पे तो आना है, उसके बाद में और ऊपर जाना है, दिस इज व्हाट। तो आप याद रखिए प्री पैंडेमिक एंड पोस्ट पैंडेमिक लेवल, बिकॉज ये टर्मिनोलॉजी में यूज करूंगा, ओके फाइन। द हेडलाइन जीडीपी नंबर मार्क्स द हाईली अनइवन नेचर ऑफ रिकवरी। हेडलाइन जीडीपी का नंबर से जो भी अपने को प्रेजेंट अपन जो कैलकुलेट कर रहे हैं जीडीपी जो भी प्रेजेंट अपन जो कैलकुलेट कर रहे हैं एट करंट प्राइसेस मींस इंडिया में 2021 में पेन रहो, पेंसिल रहो, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, लैपटॉप रहो, कार रहो, कुछ भी रहो, जो भी आर्टिकल्स, जो भी सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, उसकी वैल्यू, ऑल दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज व्हाट, जीडीपी एट करंट प्राइसेस, जीडीपी एट करंट प्राइसेस, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो उसको ये बोलते हैं हेडलाइन जीडीपी, अभी की जीडीपी को बोलते हैं हेडलाइन जीडीपी, अभी के प्राइसेस पे जो कैलकुलेट करते हैं जीडीपी, उसको बोलते हैं हेडलाइन जीडीपी, ओके, नथिंग बट जीडीपी एट करंट प्राइसेस, ओके, जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस, जीडीपी एट प्रेजेंट प्राइसेस, आप कुछ भी बोलो, ओके। सो ये जो जीडीपी का हेडलाइन, जो जीडीपी की वैल्यू आई है, लेट सपोज वैल्यू 100 करोड़ रुपए जीडीपी आई है, इसमें क्या है, अनइवननेस है, इसका जो कंट्रीब्यूशन ऑफ 100 करोड़ जो भी जीडीपी आई है, फॉर एग्जांपल फॉर्मल और ऑर्गेनाइज सेक्टर इज फेयरिंग बेटर, वेयर एज
इनफॉर्मल सेक्टर उतना फेयर नहीं हो रहा है। ओके, इनफॉर्मल मीन्स मेरे जैसे लोग, ओके, माउस की बंडी वाले, अनानास बेचने वाले, पान डब्बे वाले, मैकेनिक्स, किराना शॉप, जो सुपरमार्केट में काम करने वाले, तो ये जो भी है ना, ये इनफॉर्मल वर्कर्स है। इनका कुछ उद्धार नहीं हुआ, अनइवनली हो गया, इनका कुछ उद्धार नहीं हुआ। जो भी रिच थे, जो भी पैसे वाले थे, उनका उनको ज़्यादा बेनिफिट हुआ। ओके, जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में थे, जो भी आईटी एम्प्लॉयज थे, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, जो भी जीएसटी में काम करते थे, जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते थे, ये पूरों को बहुत फायदा हुआ। जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते थे, उन लोगों को कुछ भी फायदा नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू द numbers. Okay, within the formal the large firms doing better than smaller ones. Okay, और एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली बात, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज में, ओके, नॉमिनल जीडीपी अपने को आई, नॉमिनल, वी हैव गॉट द नॉमिनल जीडीपी। ओके, इट कुड बी व्हाट, एनी नंबर, सो आई टेक द नंबर एज 100 करोड़। ये 100 करोड़ में ऑर्गेनाइज सेक्टर को बहुत फायदा हुआ, मीन सपोज इनके 70 करोड़ होंगे, ओके, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के 30 करोड़। विद इन दिस ऑर्गेनाइज सेक्टर लार्ज इंडस्ट्री, टाटा, बिरला, अंबानी को मिला 60 करोड़, और जो स्मॉल बिजनेसमैन एमएसएमई थे उनको मिला 10 करोड़। तो यहाँ पे पूरा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अल्टीमेटली ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ओके, जो रिच सेक्टर है, दे हैव गॉट बेनिफिटेड अलॉट एट द एक्सपेंस ऑफ व्हाट, इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज सेक्टर प्लस and the MSME. So unorganized sector, or also called as what, informal sector, unorganized, informal plus ये MSME, ये दो बहुत सफ़र हुए हैं। इनका ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है, और ये ज़्यादा एक्सपैंड भी नहीं हुए हैं। न्यू कंपनीज भी ये एस्टेब्लिश, न्यू फैक्ट्रीज, न्यू इंडस्ट्रीज भी एक्सपैंड नहीं कर सके हैं। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? जो जितना भी बेनिफिट हुआ वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में टाटा, बिरला, अंबानी ऐसे रिच कैपिटलिस्ट को हुआ है। सो यहाँ पे क्या हुआ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर देखा गया है। ओके, अकॉर्डिंग टू द जीडीपी एस्टिमेट्स। ओके, कॉन्सेंट्रेशन। फ्यू डेज फ्रॉम नाउ, ओके, जनवरी 4 है 2022, फ्यू डेज फ्रॉम नाउ, थोड़े दिन के बाद, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस विल रिलीज इज फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी। पहला एडवांस एस्टिमेट ऑफ जीडीपी आएगा, वो पिछले 8 to 9 मंथ्स का ही रहेगा। ओके, डेफिनेटली 12 महीने के बाद प्रॉपर्ली रिवाइज करेंगे, बट अभी के लिए पिछले 8 से 9 महीने का अपने को फर्स्ट एस्टिमेट मिलेगा। यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी दैट वेन एवर यू कम अक्रॉस द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ सीएसओ और एनएसओ, आप समझ जाना ये 8 से 9 महीने के डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब 12 महीने हो जाएंगे तो रिवाइज तो होगा। मोस्ट इकोनॉमिस्ट, okay, are saying that India will surpass the pre-pandemic level। मतलब क्या? हम इस तरीके से जा रहे हैं, ये हमारी नॉर्मल ग्रोथ होनी चाहिए थी, बट बिकॉज ऑफ पैंडेमिक हम नीचे गिरे, तो हम ये स्लोली जा रहे हैं। हम प्री पैंडेमिक लेवल तो पहुंच जाएंगे, बेरली थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी पहुंच जाएंगे, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी। ओके, विल सरपास दी प्री पैंडेमिक लेवल बाय दिस ईयर, बट ओमिक्रॉन आने के वजह से ये हम कितना सस्टेन करते, ऊपर का ग्रोथ ये नहीं बोल सकते, ये सस्टेन करते या और नीचे गिरते, वी कैनॉट से। अनसर्टेनिटी अभी आ चुकी है विथ रिगार्ड टू आवर रोड टू रिकवरी में। growing concentration of power, why? Because substantial share of country's labor force not doing well। क्योंकि आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज नॉट डूइंग वेल एट ऑल, एंड ऑर्गेनाइज में लार्ज इंडस्ट्रीज है, एमएसएमई है, एमएसएमई में भी बहुत सारे अपने लेबर फोर्स एम्प्लॉयड है। तो ऑलमोस्ट लाइक 80 to 85% ऑफ जो लेबर फोर्स है अपनी कंट्री की, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, ओके, दे आर लाइक नॉट डूइंग वेल। ओके, दे आर नॉट डूइंग वेल। ओके, इसका मतलब क्या है? इकोनॉमिक पावर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है अपर कैपिटलिस्टिक क्लास में। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, अकॉर्डिंग टू दिस सेंटर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हैज फॉलन। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड बाई 1000। हर 1000 लोगों में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो 1000 में से 50 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 50% होगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। 1000 में से 40 लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो 40% होगा, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। सो इट सेज दैट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हैज फॉलन। पहले 50 लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, अब 40 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड दिस डिक्रीज विल सजेस्ट दैट पीपल हैव स्टॉप लुकिंग फॉर जॉब्स। अभी लोग जॉब्स को जाना ही छोड़ दिए हैं। ओके, घर में मम्मी डैडी जो कमा रहे हैं वही खा के बैठ जा रहे हैं या हायर स्टडीज पढ़ ले रहे हैं। ओके, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू गो एंड वर्क बिकॉज दे आर नॉट फाइंडिंग सुटेबल जॉब्स। ओके, जॉबलेसनेस इन इंडिया स्टिल रिमेन्स हाई।
ओके, एंड इंडिया इज हैविंग गोइंग थ्रू ए हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट फेज। सो नौकरियां किसी को मिल रही नहीं रही है, गवर्नमेंट जॉब्स पे डिपेंड हो रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स खोल भी नहीं रही हैं, और यू कैन सी दैट रिसेंटली प्रोटेस्ट भी हो रहा था। ओके, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का प्रोटेस्ट हो रहा था। सो और बहुत सारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दे आर नॉट गिविंग नोटिफिकेशन। इसमें मेरा भी तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी आता है। 2016 के बाद हार्डली एनी नोटिफिकेशन वी हैव सीन इन अवर स्टेट। तो आप समझ रहे हैं कि ना तो गवर्नमेंट जॉब्स रही हैं, ना तो प्राइवेट जॉब्स क्रिएट हो रही हैं सूटेबल। तो अब करें तो क्या करें, तो खाली बैठ गए। ओके, कंटिन्यूड डिस्ट्रेस इन द लेबर मार्केट में अगर ऐसे ही चलता रहा तो प्राइवेट कंजम्पशन, हम तो डिमांड बढ़ाएंगे कैसे, हम खरीदेंगे क्या, अगर हमारे पास पैसे ही नहीं रहे तो हम खरीदेंगे क्या, राइट और रॉन्ग। अगर हम बेर मिनिमम लिविंग वेजेस पे जी रहे हैं, अगर हम सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए उतना ही पैसा आ रहा है, तो हम डिमांड कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। अगर हम डिमांड नहीं क्रिएट करें तो आगे से इकोनॉमी क्या ग्रो करेगी। सो इट विल बी ए प्रॉब्लम। ओके, हाउस होल्ड रिमेन्स एक्सट्रीमली पेसिमिस्ट as witnessed in RBI's consumer confidence survey. Household RBI का consumer confidence survey, very important point here mentioned is which among the following organization does consumer confidence survey? RBI, SEBI, NSO, like that they will ask you in the examination. तो ये सर्वे कौन करता है, आरबीआई करती है। तो आरबीआई के सर्वे में ये मालूम हुआ कि वो जाके हाउस होल्ड जाके पूछे हैं, सैम्पलिंग मेथड यूज़ करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। जस्ट लाइक हैदराबाद में 48 लाख हाउस होल्ड्स है, 48 लाख पॉपुलेशन है। तो 48 लाख पॉपुलेशन, लेट सपोज 10 लाख नहीं, 50 30 लाख तो लोग होंगे, 30 लाख फैमिलीज होंगे। 30 लाख फैमिलीज को पूरा नहीं करते, मैक्सिमम 1 या 1.5 लाख को सर्वे करते। दिस इज कॉल्ड एज सैम्पलिंग मेथड। ओके, और उनके ओपिनियन से पूरों के ओपिनियन समझ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट हाउस होल्ड सर्वे जाके पूछे हैं आरबीआई के लोग। ओके, आरबीआई के जो भी मेंबर्स है, एग्जीक्यूटिव्स है, दे केम टू द हाउस होल्ड, दे आस्क्ड दैट आपको कैसा दिख रहा, जॉब आती नहीं आती, ओके, और मार्केट इंप्रूव होता नहीं होता, ट्रेडिंग कैसा है, ओके, आपकी सैलरी बढ़ी नहीं बढ़ी। तो हाउस होल्ड का रिस्पॉन्स क्या था, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो डर रहे हैं, ओके, एंड आगे इकनॉमी रिकवर होगी नहीं होगी, आगे बच्चे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। तो उनका पेसिमिस्ट आउटलुक है। पेसिमिस्ट बोलते वो सोच रहे हैं कि आगे और भी कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, ये सिलसिला और चलते रहेगा, और ओमिक्रॉन आने की वजह से और भी अनसर्टेनिटी आ गई है लोगों के बीच। ठीक है, फाइन। few weeks from now Union Minister Nirmala Sitharaman madam, she is also going to present the budget for 2022 to 2023. अभी तो इतना चली नहीं इकोनॉमी, तो टैक्स तो उतने आए नहीं होंगे गवर्नमेंट के पास। सो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी कंस्ट्रेंट्स हैं ऑन स्पेंडिंग में, कंसेंट्स है एंड स्पेंडिंग में, और कितना ज़्यादा वो स्पेंड कर सकते हैं, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। हाउएवर कंसिडरिंग दी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक लॉस, अनइवन जो डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वालों को जो तकलीफ हुई है, जो भी लॉस हुआ है, सो उसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अपने फाइनेंस मिनिस्टर अच्छे से उनके पॉलिसी को आर्टिकुलेट करना चाहिए। Okay, it must begin by making a honest assessment of the state of economy, articulate how it intends to alleviate the lingering economic distress. So finance minister का जो बजट इस तरह से होना चाहिए जो कि it should alleviate lingering economic distress, जहाँ जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, एमएसएमई परफॉर्म नहीं कर रही है, उस डायरेक्शन में पॉलिसी इनिशिएटिव्स लेके जहाँ जहाँ पे भी इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो रहा है उसको एलिवेट करने का काम मैडम करना चाहिए। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द फाइनेंस मिनिस्टर शुड प्रेजेंट ए क्लियर रोड मैप फॉर गेटिंग द इकोनॉमी बैक टू ए हाई ग्रोथ ट्रेजेडी। एक प्रॉपर तरीके से बताइए ओके इन योर बजट स्पीच की किस तरीके से इकोनॉमी डेवलप होंगी, किस तरीके से एमएसएमई डेवलप होगा, किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, किस तरीके से आप स्किल्स डेवलप करेंगे, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स आप लेके आएंगे, और आप क्या टारगेट कर रहे हैं, आपकी इकोनॉमी में कितना ग्रोथ टारगेट कर रही हैं। सो द बेसिकली द आर्टिकल इज सेइंग कम क्लीन विद ए प्रॉपर रोड मैप, और इस तरीके से बजट बनाइए कि जहां जहां भी डिस्ट्रेस हो रहा है उस तरीके वो जो एरियाज पे पॉलिसी इनिशिएटिव्स लेके वो एरियाज को उठाइए, आप वो एरियाज को ऊपर लेके आए। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग टू मी, हैव ए नाइस डे हेड। आपका काम क्या है, आज का होमवर्क है और दी कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है कि कोस्टल एरियाज में कौन से मॉन्यूमेंट्स है। तो आप बिकॉज दे में आस्क यू इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और द कोस्टल टेम्पल्स लोकेटेड एट द कोस्टल एरियाज, लाइक दैट दे में आस्क यू। तो आप ये एक्सरसाइज करिए, ओके, सो दैट यू विल बी हैविंग इंटरेक्शन विद मी। थैंक्स अ लॉट फॉर इंटरव्यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।